अब वॉलंटरी आर्बिट्रेशन में क्या है कि यहाँ पर जो है केस जो है उस एक तरह से आर्बिट्रेटर को जो है रेफ़र किया जाएगा जिसको जो है एक तरह से दोनों पार्टीज जो है वो अग्री करती है कि वो हमारे केस को जो है सेटल करेगा। अगेन यहाँ पर जो केस है वो करेगी तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही रेफ़र, लेकिन इस केस में जो है दोनों पार्टीज़ के लिए वो आर्बिट्रेटर होगा जिसको दोनों पार्टी चाहेंगी कि ये जो वो जो पर्सन है वो जो है सेटल करे केस को। ठीक है, अब ये जो उसके बाद जो भी इसकी जो प्रोसीडिंग्स रहेंगी उसके बाद जो भी डिसीजन आएगा, ठीक है, उसको अवार्ड कहा जाता है। ठीक है, और ये जो अवार्ड है ये अगेन पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट। ठीक है, जो जैसे कि मान लो आज डिसीजन आया तो 1 महीने के अंदर अगर गवर्नमेंट जो है सेटिस्फाइड होती है, ठीक है, तो वो जो अवार्ड है वो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होगा। ठीक है, और ये जो अवार्ड जो इसमें जो एक तरह से आर्बिट्रेशन के थ्रू जो अवार्ड आएगा, डिसीजन आएगा, ठीक है, वो डिसीजन जो है उसी तरह से एनफोर्सिएबल होगा या उसी तरह से लागू होगा जैसे एक लेबर कोर्ट और ट्रिब्यूनल का होता है। ठीक है, ये जो वॉलंटरी आर्बिट्रेशन का अगर हम प्रोसीजर देखें या आर्बिट्रेशन का प्रोसीजर देखें तो ये लेबर कोर्ट और ट्रिब्यूनल से पहले की जो है एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, अब हम अगर कंपल्सरी आर्बिट्रेशन की बात करें, ठीक है, मान लो वॉलंटरी आर्बिट्रेशन में एक पार्टी जो है कोऑपरेट नहीं कर रही है, ठीक है, या एक पार्टी को जो एग्रीड पार्टी जो है उसको लगता है कि ये जो अवार्ड जो है ये ठीक नहीं आया है, डिसीजन ठीक नहीं हुआ है, ठीक है, तो इस केस में जो है फिर अगर केस जो है रेफ़र होता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। ठीक है, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपने हिसाब से एक आर्बिट्रेटर या एक से ज़्यादा आर्बिट्रेटर या हम कहें मतलब कि अपॉइंट करेगी। ठीक है, जो है उनकी उसके केस को जो है वो इन दोनों पार्टीज़ के केस को जो है देखेगा। ठीक है, फिर प्रोसीडिंग्स होंगी आगे और फिर जो है डिसीज़न लिया जाएगा। ठीक है, उस डिसीज़न को अगेन हम यहाँ पर भी अवार्ड ही कहा जाता है, चाहे वो लेबर कोर्ट हो चाहे वेरियस अगर हम ट्रिब्यूनल्स की बात करें आगे तो उनके जो जो भी डिसीज़न होते हैं उनको अवार्ड कहा जाता है। ठीक है, तो इसको जो है कंपल्सरी आर्बिट्रेशन कहते हैं। ठीक है, अगर मान लो इसका भी एक तरह से डिसीज़न जो है वो किसी पार्टी को जो है वो पसंद नहीं आता है तो इसके तो यहाँ पर भी जो है एक तरह से रिव्यू पटिशन जो है वो इसी सेम ट्रिब्यूनल के सामने आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के सामने जो है पार्टी जो है वो रख सकती है। अगर फिर भी जो है रिजेक्ट हो जाता है फिर वो जो है वो इसके बाद जो है हाई कोर्ट में जो है अपील अपनी पार्टी जो है कर सकती है। ठीक है, तो ये कंपलसरी आर्बिट्रेशन के बारे में हमने थोड़ा सा और थोड़ा डिस्कस किया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं एजुडिकेशन के ऊपर। एजुडिकेशन क्या है? एजुडिकेशन भी अगेन एक तरह से एक और मेथड है ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का ही। ठीक है, ये आर्बिट्रेशन के बाद जो हम एक प्रक्रिया इसकी देख सकते हैं, अगेन एक दूसरा लीगल सिस्टम हम कह सकते हैं। ठीक है, ये सारी जो प्रक्रियाएं जितनी मैं आपको प्रोसेसेस बता रहा हूँ ये सारी आउटसाइड द कोर्ट है। ठीक है, अब एजुडिकेशन में क्या है कि इसमें सबसे पहला जो हम बात करेंगे वो करेंगे हम लेबर कोड की, जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में दे रखा है जिसके बारे में वो उसमें सेक्शन 7 में जो है उसके बारे में कहा गया है, बताया गया है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं कि द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गैजेट कॉन्स्टिट्यूट वन और मोर लेबर कोड फॉर एजुडिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। ठीक है, और रिलेटिंग टू एनी मैटर स्पेसिफाइड इन द सेकेंड शेड्यूल। सेकेंड शेड्यूल में जो भी इश्यूज दिए गए हैं उससे रिलेटेड अगर कोई जो है इशू उससे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अगर अप्रोप्रिएट मतलब आर्बिट्रेशन के बाद भी अगर हम देखें अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को केस रेफर होता है। ठीक है, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो लेबर कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूट करती है, एक भी कर सकती है और एक से ज़्यादा लेबर कोर्ट को भी कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है। ठीक है, तो इसमें हम थोड़ा सा इसका सेकंड शेड्यूल में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें जो हैं इसमें दी गई हैं जिसमें बात की है। सेकंड शेड्यूल जो है आपका उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि पहली आपकी द प्रोप्राइटी ऑफ लीगैलिटी ऑफ एनी ऑर्डर पास्ड बाय एनी एम्प्लॉयर अंडर द स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर्स हमने जो स्टैट्यूटरी मेजर्स में प्रिवेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है। अब एक और चीज़ है कि एप्लीकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर। जो स्टैंडिंग ऑर्डर जो कंपनी में एस्टेब्लिश किए एस्टेब्लिश अगर नहीं होंगे तो उसके लिए भी जो है एक तरह से हो सकता है कि अगर उसमें एप्लीकेबल होने चाहिए जो हमने पहले स्टैंडिंग ऑर्डर्स में पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर में उसके हिसाब से नहीं हो रहे हैं एप्लीकेबल, तो उसके लिए भी जो है लेबर कोर्ट में जो है कोई भी पार्टी जो है वो जा सकती है, मतलब कि एम्प्लॉइज़ जो हैं वो उस लेबर कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर ये लिखा फिर उसको जो है रिलीफ नहीं प्रोवाइड की गई। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें ये भी जो है आपका इसमें शेड्यूल 2 में जो आती हैं। ठीक है, या कोई उसको जो है प्रिविलेज कस्टमरी कंसेशन या प्रिविलेज जो है उसका जो है विड्रॉ किया, पहले बेनिफिट मिलते थे अब नहीं मिल रहे हैं।
ठीक है, या कोई भी स्ट्राइक्स अगर इलीगल हो या लॉकआउट्स अगर लीगल हो तो ये भी लेबर कोड के थ्रू जो है इन डिस्प्यूट्स को भी जो है डिस्पोज किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा और प्रीवियस स्लाइड पे हम चलते हैं। इसमें एक और चीज़ दे रखी है कि अ लेबर कोर्ट कंसिस्ट ऑफ वन पर्सन ओनली टू बी अपॉइंटेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक है, द मेन फंक्शन ऑफ द लेबर कोर्ट इज टू होल्ड इट्स proceedings expeditiously and submit its award as the proceeding concludes। इसका लास्ट पॉइंट है, द अवार्ड shall not be appealable, however a writ petition before the high court and thereafter an appeal before the supreme court can be filed। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जो भी अवार्ड होगा, जो भी लेबर कोर्ट का डिसीजन होगा वो वैसे अपीलेबल नहीं है। लेकिन अगर एम्प्लॉय को लगता है कि उसके जो है जो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है, जैसे कि आर्टिकल 226 जो है और जो आर्टिकल 32 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें कहा गया अगर कोई फंडामेंटल राइट्स अगर किसी की ब्रीच होती है तो उसके लिए जो है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 226 जो है कोई भी एग्रीव्ड पार्टी जो है वो हाई कोर्ट में जा सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन का है जो आर्टिकल 32 और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके थ्रू जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है। ठीक है, तो ये जो है इसमें थोड़ा सा हमने डिस्कस किया। लेकिन ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा, जो लेबर कोर्ट में जो एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा, एक हम कह सकते हैं जज जो होगा, ठीक है, उसकी थोड़ी सी एलिजिबिलिटी हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब इसमें थोड़ी क्वालिफिकेशन जो इसकी बताई गई है। ठीक है, अब जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो या तो वो हाई कोर्ट का जज हो या पहले कभी हाई कोर्ट का जज रहा हो। ठीक है, उसको कम से कम 3 साल का जो है एक तरह से एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ डिस्ट्रिक्ट जज और एन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, या उसने कम से कम 7 साल तक जुडिशल ऑफिस में काम कर रखा हो। ठीक है, या वो कम से कम 5 साल जो है वो किसी स्टेट एक्ट या प्रोविंशियल एक्ट के तहत जो है लेबर कोर्ट में जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर रहा हो। ठीक है, तो ये लेबर कोर्ट का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसकी कुछ एलिजिबिलिटी की हमने जो है इसमें डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। ठीक है, जो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट सेक्शन 7A में जिसको एक जिक्र किया गया है। ठीक है, अब इसमें जो है कहा गया है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही जो है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को जो है वो बाय द नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गैजेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करेगी, और एक या एक से ज़्यादा इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स को भी एजुडिकेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के लिए जो है कॉन्स्टिट्यूट किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है एक तो जो मैटर्स जो है सेकंड शेड्यूल में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के और या थर्ड शेड्यूल में जो मैटर हैं वो इसमें जो है उन इश्यूज से रिलेटेड जो है जो अगर डिस्प्यूट्स हों तो उसको जो है एक तरह से रिजॉल्व किया सेटल किया जा सकता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में। ठीक है, सेकंड शेड्यूल का तो हमने जो है प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा। अब मैं थोड़ा सा थर्ड शेड्यूल के बारे में आपको बता देता हूँ थर्ड शेड्यूल में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, एक तो वेजेस से रिलेटेड है। ठीक है, द पीरियड द मोड ऑफ पेमेंट या कंपनसेटरी अलाउंसेस से रिलेटेड कुछ है, आवर्स ऑफ वर्क से रिलेटेड है, रेस्ट इंटरवल्स हैं, लीव विद वेजेस हॉलीडेज़ हैं। ठीक है, या बोनस है, या प्रॉफिट शेयरिंग है, या प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड है, ग्रेचुटी से रिलेटेड है, शिफ्टिंग वर्किंग अदरवाइज या इन अकॉर्डिंग्स विद स्टैंडिंग ऑर्डर है। ठीक है, या क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रेड्स की बात हो, या रूल्स ऑफ डिसिप्लिन की बात हो, रैशनलाइजेशन और डिस्चार्ज और डिसमिसल अगेन। ठीक है, या रिट्रेंचमेंट ऑफ वर्कमैन या क्लोजर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट हो। ठीक है, ये कुछ केसेस है, इसमें से कुछ केसेस जो है आप एग्जाम्स में जो है वो लिख सकते हैं। तो ये जो जितने भी केसेस हैं, ठीक है, जितने भी इसमें जो चीज़ें मैटर्स दे रखे हैं इससे रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट हो तो उसके लिए इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में जो है एग्रीड पार्टी जो है वो जा सकती है। ठीक है, अब इसमें कुछ और चीज़ अगर हम देखें, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर रहता है, एक आदमी एक पर्सन जो है इसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है। ठीक है, तो वो उसकी जो कुछ और उसके साथ जो है 2 पर्सन जो है वो एक्सेसर्स होते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर के, जो एडवाइज़ करेंगे ट्रिब्यूनल को। ठीक है, अब ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, ठीक है, उसकी अगर हम थोड़ी क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें भी लिखा गया है कि वो जो है वो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। ठीक है, और कम से कम 3 साल का जो है एज अ डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज जो है उसका एक्सपीरियंस रहना चाहिए। ठीक है, और इसमें ये भी कहा गया है कि मतलब ये जो 2 चीज़ें इसमें मेन इम्पॉर्टेंट जो क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है वो है आपकी। ठीक है, और ये जो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है, ठीक है, ये जो है एक तरह से हम बात करें तो जुडिशियल फंक्शंस इन एज सच नहीं होते हैं, ये जुडिशियल बॉडी नहीं, इट इज़ अ क्वासी जुडिशियल बॉडी। ठीक है, नॉट अ कोर्ट, हम कोर्ट ऐसे नहीं कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसकी जो पावर है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम सिविल कोर्ट। ठीक है, तो यहाँ जो
ये जो जितने भी मैंने बात कर रहा हूँ पहले से लेकर, जैसे लेबर कोर्ट है आपका, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है, ठीक है, ये क्वासी जुडिशियल, पहले से कंसिलिएशन से लेकर जो हमने बात की क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ हैं, ठीक है, इनके जो भी एक तरह से हम देखेंगे जो भी सेटलमेंट से रिलेटेड या जैसे इनकी भी बात करें अवार्ड से रिलेटेड, डिसीजन से रिलेटेड, जो डिसीजन जो है वो एक तरह से बाइंडिंग नहीं होते हैं पार्टीज़ पे, ठीक है। तो ये और जो जुडिशियल बॉडीज़ जो होती हैं आपकी, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उनके तो बाइंडिंग होते हैं डिसीजंस पार्टीज़ पे, ठीक है। और इसमें आगे हम बढ़ते हैं अब, नेशनल ट्रिब्यूनल, ठीक है। नेशनल ट्रिब्यूनल जो है आपका वो सेक्शन 7B में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के 1947 में बता रखा है उसके बारे में, ठीक है। यहाँ पर जो भी इश्यूज़ जो यहाँ पर होंगे, जो डिस्पोज ऑफ होंगे, डिस्प्यूट्स जो डिस्पोज ऑफ होंगे, वो होंगे रिलेटेड टू द नेशनल इम्पोर्टेंस, या 2 या 3 स्टेट्स से रिलेटेड कोई इशू हो, ठीक है, तो उसको जो है नेशनल ट्रिब्यूनल में जो है वो मतलब कि सेटल किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यहाँ पर जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रहेगी, जो इंडस्ट्रियल, जैसे हमने पहले बात की लेबर कोड के लिए स्टेट गवर्नमेंट है अप्रोप्रिएट, मतलब कि लेबर कोर्ट होगी तो वो इशू पर डिपेंड करेगा कि अगर इशू कौन सा है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उस केस में जो वो जो एस्टेब्लिशमेंट है वो स्टेट के अंडर आ रही है कि सेंटर के अंडर आ रही है, ठीक है। अब नेशनल ट्रिब्यूनल की अगर हम बात करें तो यहाँ जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ठीक है। वो अपने ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन दे के जो है वो एक या एक से ज़्यादा नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स को कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है फॉर एजुडिकेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो एक पर्सन जो होता है वो अपॉइंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जो एक तरह से प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहेगा इसका, ठीक है, जो एक तरह से पूरे केस को देखेगा और अपना डिसीजन देगा। तो उसके लिए भी यहाँ पर क्वालिफिकेशन में कहा गया है कि वो या तो हाई कोर्ट का जज हो या पहले कभी रहा हो, ठीक है। तो 2 पर्सन जो है यहाँ पर भी जो है इसके एक्सेसेस रहेंगे जो इसको एडवाइस करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ जो हमने आज डिस्कस किया, दैट इज़ योर रिलेटेड टू सेटलमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल मशीनरी फॉर सेटलमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, ठीक है। ये जितना भी हमने जो डिस्कस किया है, अब मान लो किसी एम्प्लॉय की अगर कोई प्रॉब्लम हो, जरूरी नहीं कि उसको कंसिलेशन से ही चलना पड़ेगा, ठीक है, वो डायरेक्टली जो है लेबर कोर्ट में भी जो है अपना केस फाइल कर सकता है, ठीक है। लेबर कोर्ट का कोई अवार्ड आया, ठीक है, फिर उसने वहाँ पर रिव्यू पटिशन दायर किया, ठीक है, तो अगर फिर से जो है उसको जो है डिसीजन, अगर मान लो उसका जो है रिव्यू पटिशन रिजेक्ट हो जाती है तो उसके बाद जो है डायरेक्टली जो है हाई कोर्ट में भी जा सकता है, ऐसे नहीं कि इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में जाना है, ठीक है, वो डायरेक्टली हाई कोर्ट में जाएगा। हाई कोर्ट में उसके फेवर में अगर डिसीजन आ जाता है तो ठीक है, अगर फेवर में डिसीजन नहीं आएगा वो उसके फिर उसके लिए जो है वो रिव्यू पटिशन डाल सकता है। अगर रिव्यू पटिशन वहाँ भी रिजेक्ट हो जाता है तो फिर वो जो अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट में फिर जो है अगर फेवर में डिसीजन आ जाता है, ठीक है, तो वो जो है वहाँ पर भी जो है थोड़ा सा अगर हम रिवीजन ऑफ डिसीजंस का वहाँ भी प्रोविज़न है, ठीक है। तो इस तरह से जो ये सारा जो है आपकी जुडिशियल सिस्टम की जो है प्रक्रिया जो है चलती है, और क्वासी जुडिशियल सिस्टम जो हमने आज डिस्कस किया वो ये है सारा आपका, ठीक है। थैंक यू।